हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 25 जून का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था वो एक बार रिवाइज करते हैं। लास्ट क्लास की जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी उसमें फर्स्ट न्यूज थी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बारे में अपन ने पढ़ा कि यह ऑपरेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा संचालित किया गया और यह ऑपरेशन का उद्देश्य ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करना था, जिसमें तीन प्रमुख परमाणु ठिकाने थे। एक तो फोर्डो, एक नतांज और एक इस्फहान। तो तीन परमाणु ठिकानों को नष्ट किया गया। इस कारण से दो और प्रमुख जो चीजें चर्चा में रही वो था एक तो B-2 बॉम्बर बम वर्षक विमान और एक था GBU-57 बकर बस्टर बम। तो इसके बारे में अपन ने बात की कि B-2 स्पिरिट बम रणनीतिक जो बम वर्षक विमान था, जेट था, ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित किया गया। ये स्टिल्थ विमान है, मतलब रडार की पकड़ में नहीं आता है। और इसके अलावा अपन ने बात की थी GBU-57 बंकर बस्टर बम के बारे में। तो ये सबसे बड़ा जो है गैर परमाणु बम है, ये सबसे खतरनाक है। ये पर्टिकुलर जो है पहाड़ियों को काट कर, चट्टानों को तोड़कर भी अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल रहता है। तो ये सबसे बड़ा गैर परमाणु बम है GBU-57 बकर बस्टर बम। ये दोनों ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा विकसित किए गए हैं। आगे अपन ने पढ़ा था देश की पहली योग नीति को लागू करने वाला राज्य। तो रिसेंटली 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसमें उत्तराखंड ने देश की पहली योग नीति लागू की। इसके तहत उन्होंने अलग योग को प्रोत्साहन देने के लिए और घोषणाएं भी की। इसके तहत उत्तराखंड का गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र को आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इस तरह की ये भारत में पहली पहल है। तो क्षेत्र का ध्यान रखना है, एक तो गढ़वाल और कुमाऊं, इनको आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा योग नीति के तहत 5 बड़े योग केंद्र विकसित किए जाएंगे उत्तराखंड में, जिसमें योग केंद्र के विकास हेतु 20 लाख रुपए की सब्सिडी और अनुसंधान के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए की सहायता भी दी जाएगी। आगे अपन बात करें तो INS तमाल अभी रिसेंट चर्चा में रहा है। ये किस कारण से चर्चा में रहा? देखिए, ये भारत का एक युद्धपोत है, मल्टी स्टील्थ मल्टी रोल फ्रिगेट है। इसका विकास रूस द्वारा किया गया है और ये अंतिम विदेशी युद्धपोत रहेगा। इसके बाद जो है भारत में युद्धपोत मेक इन इंडिया पहल के तहत देश में ही विकसित किए जाएंगे। तो INS तमाल क्या है? स्टील्थ मल्टी रोल फ्रिगेट है, युद्धपोत है। यह रूस द्वारा विकसित है, जिसे 1 जुलाई को भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। आगे अपन ने पढ़ा था 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। तो इस चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार भारत में होगा और इसका आयोजन भारत में नई दिल्ली में होगा। नई दिल्ली इस चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला चौथा एशियाई देश रहेगा। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा अपन ने बात की थी इसके बारे में कि इसका जो शुभंकर भी अभी रिसेंट लॉन्च किया गया, विराज इसका शुभंकर रहेगा, जो कि कृत्रिम ब्लेड वाला एक हाथी है। तो इसके बारे में शुभंकर और इसके आयोजन के बारे में अपन ने बात की। आगे अपन ने बात की थी एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप के बारे में। तो इस चैंपियनशिप का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया। इसमें इस बार भारत ने सर्वाधिक 27 पदक जीते हैं टोटल। जो अब तक का, इससे पहले भारत ने 13 पदक जीते थे, लेकिन इस बार एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, 27 पदक जीते। इसमें कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है? एक तो आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। इसमें भारत ने कितने पदक जीते? 27, जिसमें 4 स्वर्ण, 10 रजत और 13 कांस्य पदक थे। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। इसमें सबसे जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे भारत के नीतीश कुमार, जिन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते। तो आगे अपन बात करें न्यूज की, तो नेक्स्ट न्यूज है आपके क्वींस क्लब। देखिए, क्वींस क्लब जो टूर्नामेंट है यह टेनिस से संबंधित है। रिसेंटली इस क्वींस क्लब का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने जीता। ये चीज अपन ने पढ़ी थी। इसके अलावा प्रतिभा सेतु पोर्टल, यह रिसेंटली संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसके तहत एक ऐसा डाटाबेस बनाया गया है जो UPSC की परीक्षा में जो अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं हुए, मतलब जो इंटरव्यू तक पहुंचे लेकिन उनको प्रॉपर रैंक नहीं मिली, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इंटरव्यू तक जो अर्हता प्राप्त लोग, जो विद्यार्थी है, उनका एक डाटाबेस बनाया गया है। और उस डाटाबेस को राज्य सरकार और जो प्राइवेट कंपनीज है उनको भी शेयर किया जाएगा, ताकि उनकी प्रतिभा का यूटिलाइज किया जा सके। तो आगे अपन ने पढ़ा था एक जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल। तो यह पोर्टल है केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया रिसेंटली, और इसका उद्देश्य है कि महिलाओं आधारित नीति निर्माण को प्रोत्साहन देना, उनके लिए कंट्रीब्यूट करना। आगे अपन ने पढ़ा था कि संसद और राज्य विधान निकायों की प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन अभी रिसेंट आयोजित किया गया। इसका आयोजन महाराष्ट्र के मुंबई में किया। अब इसका उद्घाटन किया लोकसभा के अध्यक्ष
श्री ओम बिरला ने, और इसके अलावा वर्तमान में जो संसद की प्राक्कलन समिति है, एस्टीमेट कमेटी है, उसके वर्तमान अध्यक्ष है संजय जायसवाल। तो ये चीजें अपन ने डिस्कस की थी। आगे अपन आज की जो क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है उसके बारे में अपन बात करें तो देखिए आज की न्यूज एक तो त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा रिसेंट चर्चा में रहा है, किस कारण से? क्योंकि यह रिसेंटली पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाला तीसरा राज्य बना है। तो ये चीज है कि भाई त्रिपुरा ऐसा राज्य है जिसने कार्यात्मक साक्षरता का जो लक्ष्य है वो हासिल कर लिया है। तो ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बना। इससे पहले कौन कौन से थे? तो इससे पहले मिजोरम और गोवा, इससे पहले दो पहले राज्य थे। मिजोरम पहला राज्य था, उसके बाद गोवा बना था। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है पहली स्लाइड में कि हाल ही में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? त्रिपुरा बना है। और इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला पूर्ण साक्षरता वाला पहला राज्य कौन सा बना था, तो पहला राज्य था मिजोरम। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अब देखिए पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता क्या होती है, या किस अभियान के तहत इसको दिया गया, उसके बारे में अपन ने बात करें तो पहले जो क्या प्रावधान था, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत अगर किसी राज्य में 90% से अधिक साक्षर हो तो वह पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य कहलाता था। लेकिन अब जो है उल्लास योजना के तहत 2022 में उल्लास योजना साक्षरता से संबंधित है, इसके तहत यह प्रावधान किया गया कि 94% कार्यात्मक साक्षरता वाला राज्य को पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाला राज्य घोषित किया जाएगा, मतलब पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया जाएगा। इसमें क्या चीज है कि अगर जो कार्यात्मक साक्षरता क्या उसके बारे में अपन बात करें तो देखिए कार्यात्मक साक्षरता में है कि जैसे ऐसा व्यक्ति जिसे बेसिक जो है नॉलेज हो, जो बेसिक वर्णमाला का नॉलेज हो, जो सामान्य रूप से पढ़ सके उस तरह का, और इसके अलावा जो व्यावसायिक रूप से कार्य कर सके, जो उतनी बेसिक समझ हो उसके साक्षरता की, शिक्षा की, तो वह कार्यात्मक साक्षर कहलाता है। तो यहाँ पे अपने को इस स्लाइड में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या ध्यान रखनी है कि जैसे पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है? त्रिपुरा। पहला कौन सा था? मिजोरम। और दूसरा गोवा। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है। उल्लास योजना के तहत 94% जो है कार्यात्मक साक्षरता होने वाले राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया जाता है। इसके अलावा इसके 5 घटक को आपको अगर याद नहीं रखना है, क्योंकि इतना डीप में जनरली नहीं आता, फिर भी अपन डिस्कस करते कौन से घटक है। एक तो आधारभूत साक्षरता, ये जीवन कौशल और व्यावसायिक शिक्षा, सतत शिक्षा और मूलभूत शिक्षा। तो ये इसके 5 घटक है, लेकिन ये जनरली नहीं पूछे जाते करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। हाँ, अगर मेंस ओरिएंटेड एग्जाम हो तो उसमें ये डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो नेक्स्ट न्यूज आपके रिलेटेड है अंबुबाची मेला। अभी रिसेंट चर्चा में रहे। देखिए अंबुबाची मेले का आयोजन असम में किया जाता है, असम के गुवाहाटी में। गुवाहाटी में कहाँ? गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर है, तो कामाख्या मंदिर में इसका आयोजन किया जाता है। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा अंबुबाची मेला किस राज्य से संबंधित है? तो असम। और असम में इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में इसका आयोजन किया जाता है। किस कारण से किया जाता है? तो देखिए इसमें बारे में बात करें कि जो माँ कामाख्या के रजस्वला काल की मान्यता है कि इस कारण से जो इस दौरान इस समयावधि के दौरान जो है कामाख्या मंदिर बंद रहता है 3 दिनों के लिए, पूरी तरह से बंद रहता है। तो उसी के अवसर पर अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में यह मेला लगता है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज की, तो देखिए रिसेंट अभी एनपीसीआई ने नच 3.0 की घोषणा की है। इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2025 से होगी। तो नच क्या है और एनपीसीआई क्या? देखिए एनपीसीआई है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपके डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड है। अब इन्होंने नच की घोषणा की, इसका उद्देश्य क्या है उसके बारे में बात करें तो ये आवर्ती लेन देन में गति, सुरक्षा और पारदर्शिता, जो डिजिटल पेमेंट है उसके ट्रांजेक्शन में उसके ट्रांजैक्शन से संबंधित है। इसमें जो है साइबर सिक्योरिटी से सुरक्षा रहेगी और इसमें लेन देन की जो ट्रांजैक्शन की स्पीड भी बढ़ेगी। तो इसके लिए इसकी घोषणा की गई है। ये नाच 3.0 है, ये डिजिटल पेमेंट से संबंधित है। और ये कौन लॉन्च करेगा? एनपीसीआई करेगा। और कब करेगा? 1 जुलाई 2025 से ये लॉन्च किया जाएगा। तो अब इसके बारे में क्या है? केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली है, जो है सेंट्रलाइज एक पेमेंट सिस्टम है। ये नाच क्या है अगर पूछा जाए तो क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा। नाच किस कारण से किससे संबंधित है? तो ये केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली है, सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। आगे अपन जैसे बेहतर अनुभव और नियंत्रण, मतलब जो इसके बारे में सिंपल एक समराइज वे में अगर अपन बात करें तो साइबर सिक्योरिटी से युक्त रहेगा और इसके अलावा इसकी ट्रांजैक्शन की स्पीड भी तेज रहेगी और ये एक तरह से और ज्यादा ट्रांसपेरेंट पेमेंट, डिजिटल पेमेंट सिस्टम को करने में सहायक होगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि नाच किससे संबंधित है? सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम, एक केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली है।
आगे अपन नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो नेक्स्ट न्यूज है आपका सोना गोल्ड जो है अभी रिसेंट चर्चा में रहा है। किस कारण से चर्चा में रहा है उसके बारे में बात करें तो यह डॉलर के बाद दूसरी सबसे बड़ी आरक्षित संपत्ति बनी है, रिजर्व प्रॉपर्टी बनी है, इस कारण से चर्चा में रहा है। देखिए अभी रिसेंट जो ग्लोबल लेवल पर काफी क्राइसिस चल रहे हैं, जैसे अभी रिसेंट ईरान इसराइल का युद्ध रहा, इससे पहले रूस यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट भी रहा है, इससे पहले जो आर्थिक मंदी है, अमेरिका पर जो फॉरेन लोन है वो भी बहुत ज्यादा है। तो आर्थिक मंदी जब भी आने की आशंका रहती है तो ज्यादातर जो देश है, अधिकतर देश सोने की खरीद बढ़ा देते हैं। तो इस कारण से सोना अभी रिसेंट जो है यूरो को पीछे छोड़कर, इससे पहले सबसे बड़ी जो रिजर्व प्रॉपर्टी है वो डॉलर है और उसके बाद यूरो था, लेकिन यूरो को भी रिसेंट सोना यूरो को पीछे छोड़कर सोना दूसरी सबसे बड़ी रिजर्व प्रॉपर्टी बनी है। तो उसके बारे में ये न्यूज है। अमेरिकी डॉलर सबसे बड़ी रिजर्व प्रॉपर्टी है, 46% कंट्रीब्यूशन है, जबकि सोने का कंट्रीब्यूशन 20% है और 16% जो है वो यूरो का है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि किस कारण से, कि आर्थिक मंदी की आहट और इसके अलावा जो ग्लोबल लेवल पर जो क्राइसिस चल रहे, जो संघर्ष चल रहे हैं देशों के बीच, उस कारण से सोने की खरीदारी बढ़ी है। तो ये चीजें हैं। अब वैश्विक भंडार वगैरह ये आपको इतना ज्यादा डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव है। जैसे अपन बात करें तो अभी रिसेंट एवरेज जो है 1000 टन 2022 से 24 के बीच में खरीदारी की जा रही है, क्योंकि कोरोना काल के बाद भी जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो अभी तक रिकवर नहीं हो पाई है। इसके अलावा अगर अपन बात करें वैश्विक भंडार की तो 36,000 टन इसका वैश्विक भंडार है। और जबकि रिजर्व बैंक ने कितना किया है, रिजर्व बैंक ने 879.60 टन इसका सोने का भंडार अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। तो ये डाटा लेस इंपॉर्टेंट है आपके दोनों। इसके अलावा ये चीज ध्यान रखना है कि सेकंड जो है सबसे बड़ी रिजर्व प्रॉपर्टी कौन सी बनी है, संरक्षित संपत्ति, आरक्षित संपत्ति कौन सी है, सोना, और फर्स्ट कौन सी है, डॉलर है। तो ये चीज आपने को ध्यान रखना है। थर्ड तीसरा स्थान रहेगा आपका यूरो का। आगे अपन नेक्स्ट न्यूज की अपन बात करें तो यह है नव्या योजना। तो नव्या योजना भी रिसेंट चर्चा में रही है। किस कारण से, ये देखिए एक तो पहली चीज तो ये केंद्र सरकार की योजना है और इसका भी रिसेंट शुभारंभ किया गया उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से। तो ये चर्चा में रही है, महिलाओं से संबंधित ये योजना है। तो उसके बारे में अपन बात करें तो इसका जो शुभारंभ किया गया 24 जून 2025 को शुभारंभ किया गया उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से। अब ये इसका उद्देश्य क्या है कि इसमें जो किशोरियां हैं, जो 16 से 18 वर्ष की किशोरियां हैं, उनको गैर पारंपरिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण देना, उनका स्किल डेवलप करना और उन्हें जो है एक तरह से इसका प्रमुख, जैसे समराइज में अपन बात करें तो महिला सशक्तिकरण इसका प्रमुख उद्देश्य है। जो नॉन ट्रेडिशनल जो क्षेत्र है उनमें इनको प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना इससे संबंधित है। तो इसमें कौन से मंत्रालयों की साझेदारी है, देखिए महिलाओं से संबंधित है तो एक प्रमुख मंत्रालय केंद्र सरकार का रहेगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और इसके अलावा कौशल विकास मंत्रालय, जैसे ट्रेनिंग देनी है, स्किल डेवलप करनी है तो कौशल विकास मंत्रालय इसका दूसरा। दो मंत्रालयों में इसकी साझेदारी हुई है। ये कितने राज्यों में लागू होगा, तो नव्या योजना 19 राज्यों के 27 जिलों में अभी लागू होगी। इसके अलावा पिछड़े और कमजोर वर्गों को, जिलों को इसमें ध्यान रखा जाएगा। तो ये चीजें अपन मैं आपको रिवाइज करवा दूं। नव्या योजना केंद्र सरकार की योजना है। इसका शुभारंभ 24 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से किया गया। इसका क्या उद्देश्य रहेगा, इसमें 16 से 18 वर्ष की किशोरियों को जो नॉन ट्रेडिशनल जो क्षेत्र है, गैर पारंपरिक क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें 2 मंत्रालयों की साझेदारी है, एक तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय। और ये कहाँ कितने राज्यों और जिलों में लागू होगी, तो 19 राज्यों के 27 जिलों में लागू होगी, जो मुख्य रूप से पिछड़े वर्ग के जिलों को ध्यान रखा जाएगा, पिछड़े जिलों को इसमें शामिल करने को प्रायोरिटी रहेगी। तो ये इसका समराइज वे है। तो यहाँ पे आजकल करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड्स अलग अलग है। जैसे नव्या योजना कहाँ शुरू हुई, सोनभद्र उत्तर प्रदेश, ये भी पूछा जा सकता है। कब शुरू हुई, 24 जून को। उद्देश्य क्या है वो भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा कितने राज्यों और जिलों में लागू होगी ये भी पूछा जा सकता है। तो एक एक एस्पेक्ट्स अपने को ध्यान रखना है। ये चीज आप ध्यान रखिए कि इसमें सभी बिंदु इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको एक पॉइंट करंट अफेयर्स का बदलता ट्रेंड को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रिसेंट जो है करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पूछे जाने की वैरायटी काफी बदली है। तो इसको भी एक पॉइंट ऑफ अपने को ध्यान रखना है। आगे अपन बात करें तो अभी रिसेंट जो है सीपीआई में बदलाव की केंद्र सरकार की ने सिफारिश की है। सीपीआई क्या है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसका फुल फॉर्म है सीपीआई का, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो इसका आधार वर्ष
बदलने की अभी रिसेंट सिफारिश की गई है। तो इसका आधार वर्ष जो है ये वर्ष 2026 से लागू होगा और इसका आधार वर्ष 2012 से बदलकर 2024 करने की सिफारिश की गई है। तो यहाँ पे एक पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट है कि आधार वर्ष कितना किया जाएगा, 2024 इसका आधार वर्ष किया जाएगा। और इसके अलावा इसमें जो शामिल वस्तुएं हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में शामिल वस्तुएं हैं, उन्हें भी 299 से बढ़ाकर 407 किया जाएगा, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इससे पहले सीपीआई में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में खाद्य वस्तुओं को प्राथमिकता दी जाती थी। इसके अलावा नए इंडेक्स में जो है खाद्य वस्तुओं के साथ साथ इसमें जो है पुनः और नई चीजें भी शामिल की जाएगी, जिसमें डिजिटल सेवाएं भी शामिल रहेगी, हेल्थ टेक जो है हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी से संबंधित सेवाएं भी शामिल रहेगी, प्रोसेस्ड फूड भी इसमें शामिल किए जाने का प्रावधान है। तो पहले खाद्य वस्तुओं को प्रायोरिटी दी जाती थी, प्राथमिकता दी जाती थी। अब डिजिटल सेवाएं, हेल्थ टेक और प्रोसेस्ड फूड को भी इसके बास्केट में शामिल करने की सिफारिश की गई है। तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो आधार वर्ष का कौन सा आधार वर्ष रहेगा, तो 2012 से अभी आधार वर्ष किया जाएगा 2024। और इसके अलावा जो है इसके बास्केट में खाद्य वस्तुओं के साथ साथ डिजिटल सेवाएं, हेल्थ टेक और इसके अलावा आपके इसमें प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी को भी शामिल किया जाएगा। तो ये चीज आपके इंपॉर्टेंट रहेगा, ये इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स है जो इसका डाटा अपडेट हो रहा है, तो ये चीजें आपके ध्यान में रखिएगा। आगे अपन नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो ललित उपाध्याय अभी रिसेंट चर्चा में रहे हैं। देखिए ललित उपाध्याय भारतीय हॉकी के एक प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं, फॉरवर्ड खिलाड़ी रहे हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली संन्यास लिया है और ये जो है भारत के जो ओलंपिक खेलों में जो कांस्य पदक विजेता टीम रही है भारतीय हॉकी टीम, तो उसके ये इंपॉर्टेंट मेंबर रहे हैं। ये बेसिकली वाराणसी से है, उत्तर प्रदेश वाराणसी से है। और इसके अलावा अपन बात करें कि किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। दो ओलंपिक खेल, एक तो टोक्यो ओलंपिक और एक पेरिस ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता टीम के ये सदस्य रहे। इन्होंने टोटल मैच खेले 179 से अधिक मैच खेले और 40 से अधिक इन्होंने गोल किए हैं। इसके अलावा इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखिए ललित उपाध्याय एक तो किस खेल से संबंधित है, हॉकी से संबंधित है, भारतीय हॉकी टीम के मेंबर रहे, ओलंपिक खेलों की कांस्य पदक विजेता के सदस्य रहे, 179 मैच खेले, 40 से अधिक गोल किए, इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये बेसिकली है वाराणसी उत्तर प्रदेश से। तो ये सारे एस्पेक्ट्स अपने को ध्यान रखने हैं। आगे अपन नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो नेक्स्ट न्यूज अभी रिसेंट चर्चा में रहे हैं ऋषभ पंत। देखिए ऋषभ पंत भारतीय क्रिकेटर है, भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान भी है। अभी रिसेंट जो है इंग्लैंड में भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उस टेस्ट सीरीज में इन्होंने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया और ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के पहले विकेट कीपर बल्लेबाज बने। तो इस कारण से ये चर्चा में रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के पहले विकेट कीपर कौन है, तो ऋषभ पंत है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने दोनों पारियों में शतक लगाए, पहली पारी में 134 और दूसरी पारी में 118 रन बनाए। इसके अलावा अपन बात करें तो ये विश्व के दूसरे विकेट कीपर है, ये चीज ध्यान रखना है। अब पहले आपके भारत के पहले विकेट कीपर है ऋषभ पंत, लेकिन विश्व के दूसरे विकेट कीपर है, इससे पहले एंडी फ्लावर ने भी दोनों पारियों में शतक लगाने वाला ये विश्व के पहले विकेट कीपर है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। इस टेस्ट में रिसेंट अभी इसका रिजल्ट रहा, भारत ये टेस्ट मैच 5 विकेट से हार गया, लेकिन इस टेस्ट मैच में टोटल भारत की तरफ से 5 शतक लगे। तो ये भी एक तरह से रिकॉर्ड है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है कि 5 शतक लगाने वाला टेस्ट मैच भारत और इंग्लैंड के बीच में रहा। अब ये भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज जो आयोजित हो रही है, इसके बारे में अपन ने अभी थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया कि इस टेस्ट सीरीज का नाम बदला गया है। ये टेस्ट सीरीज तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी के नाम से जानी जाएगी। अभी रिसेंट कुछ दिन पहले के दिल्ली करंट अफेयर्स में अपने पढ़ा था। तो ये फैक्ट्स भी अपने को ध्यान रखने हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट न्यूज के बारे में तो ये है आपके असम सरकार ने रिसेंटली जो है ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी में शामिल करने का निर्णय किया है। ओबीसी को, ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके तहत जो भी रिजर्वेशन से संबंधित लाभ रहेंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी में शामिल किया गया है, तो असम द्वारा किया गया है। अब यहाँ पे अपन बात करें कि क्या ये पहला राज्य है, नहीं, मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी में शामिल किया था। तो ये चीज भी एक चीज अपने को ध्यान रखनी है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी में शामिल किया, तो वह मध्य प्रदेश है। जबकि दूसरा राज्य है असम, जिसने अभी रिसेंटली ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी में शामिल किया है। तो आगे अपन बात करें रिजर्वेशन में, इसमें फायदा रहेगा ट्रांसजेंडर समुदाय को शिक्षा, सरकारी नौकरियों और योजनाओं, ओबीसी से जुड़ी योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। इसका उद्देश्य क्या है,
ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी में शामिल करने का कि एक तो ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी योजनाओं की सुविधा मिले, रिजर्वेशन की सुविधा मिले, इसके अलावा जो ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ भेदभाव है उसको सोशल लाइफ में, सामाजिक जीवन में उन्हें रेस्पेक्ट मिले, इसका यह प्रमुख उद्देश्य है। तो ये अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आगे अपन बात करें इंपॉर्टेंट डेज की, तो देखिए अभी रिसेंट जो इंपॉर्टेंट डेज कौन कौन से है वो अपने को ध्यान रखना है। एक तो अंतरराष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस, तो ये प्रतिवर्ष जो है यह 24 जून को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य क्या है, जो डिप्लोमेसी है, कूटनीति में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 24 जून को। इसके अलावा अपन बात करें अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस, ये इंटरनेशनल विडो डे, ये देखिए जो कई इंपॉर्टेंट डेज होते हैं ये यूनाइटेड नेशंस द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, तो इनके बारे में भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये कब मनाया जाता है या इसकी थीम क्या है। तो ये चीज अपन को ध्यान रखने हैं। अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस ये पर्टिकुलर 23 जून, प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, जो विधवाओं को एक गरिमापूर्ण सम्मानजनक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना, उसके बारे में उससे रिलेटेड ये है अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस। एक और इंपॉर्टेंट डे की अपन बात करें तो ये है आपके अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। देखिए ओलंपिक, ये अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस भी कब मनाया जाता है, 23 जून को मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस ये 23 जून को मनाया जाता है। अब ओलंपिक दिवस का उद्देश्य क्या है, तो इसमें खेलों में भागीदारी और सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा, जो ओलंपिक खेलों में लोगों को भागीदारी के लिए प्रेरित करना, खेल कूद को प्रोत्साहन देना, खेलों को जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डेज में आप ध्यान रखिए। एक तो अंतरराष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस, यह प्रतिवर्ष 24 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय विधवा दिवस और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस यह प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है। तो ये चीज आपके इंपॉर्टेंट डेज में आती है। आगे आज की न्यूज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपना कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू एवरीवन।